Friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm here with a very special and interesting topic for all competitive exam like पीईटी जो अभी होने वाला है और एनटीपीसी सीबीटी जो बहुत जल्दी होगा। फ्रेंड्स, ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये दो जो मैंने नाम अभी लिया, ये तो बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं और एनटीपीसी की तो फेवरेट ही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में बहुत पूछे जाते हैं। आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे उसमें एग्जाम आते हैं, किसे इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये कब किसे संबंधित है, ये पुरस्कार किसको मिला था। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पूछे जाते हैं, जो मिसलेनियस वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है ये लूसेंट और स्पीडी दोनों को मिला के बनाया है। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, जो लूसेंट होता है एक ऐसी बेसिक बुक है जो मुझे लग रहा है कि जो 80% लड़के ऐसे होंगे जो बेसिक जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पास तो होगा ही। और क्वेश्चन इससे काफ़ी फंसते भी, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही है। ये बुक ऐसे डिज़ाइन किया गया और स्पीडी जो स्पेशली रेलवे के लिए तैयार किया गया है। तो इन दोनों को मिला के ही मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ये पहला पार्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे और अगले पार्ट में अगला 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आपका पूरा जो मिसलेनियस होता है वो कवर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज शुरू किया मैंने, ये सिर्फ 15 अगस्त जो था अभी पिछला जो दिन था 15 अगस्त का, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी के मतलब उपलक्ष्य में ऐसा लेके आया हूँ जिससे आप 1-2 पार्ट देखिए, आप पूरा जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लेके आऊँगा करंट अफेयर्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उसको पढ़ लेंगे तो मतलब पूरा जो 2021 से लेके अभी तक, जनवरी से लेके जुलाई तक जो है, जुलाई क्या अगस्त तक मान सकते हैं आप, पूरा कवर कर दूंगा ऐसे ही। इसके बाद फिर पॉलिटी, हिस्ट्री तो हो ही गया है, ज्योग्राफी ऐसे लेके आऊँगा जिससे आपका बहुत मेहनत ना करना पड़े। एक से दो वीडियो देखें, जैसे 1 से 2 घंटे बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 1.5 घंटे जाएगा वीडियो दोनों मिला के, और उसका पूरा आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले फ्रेंड, कि जब भी वीडियो हम लोग अपडेट करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। अब वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करिए फ्रेंड, बहुत मेहनत लगता है, आपको पता है ये सब। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सब जो है संग्रह, एक तरह से सार संग्रह बोल सकते हैं ये सब। तो कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है, पूछा गया है कि फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए संतोष, ऑप्शन बी सुब्रातो, ऑप्शन सी सेवर्स, या फिर ऑप्शन डी रंगास्वामी। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो सही आंसर है जो फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है वो है आपका रंगास्वामी, यानी कि ऑप्शन डी। रंगास्वामी किससे संबंधित है फिर फ्रेंड्स, सर बताता हूँ कि मैं ऑप्शन भी ऐसा लेकर आता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन बन सके। तो रंगास्वामी जो कप है ये है आपका हॉकी से संबंधित, ये हॉकी से संबंधित है। और बाकी जो 3 हैं आपके, एक संतोष, सुब्रातो, सेवर्स, ये सब क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी 3-4 और इंपॉर्टेंट होते हैं जो फुटबॉल संबंधित कप हैं, वो हैं जैसे संतोष, सुब्रातो, सेवर्स। 100 वाले से एक पास कर लीजिए, संतोष, सुब्रातो, सेवर्स, मर्डेका, डूरंड, आशुतोष मुखर्जी कप। ये सब जो कप हैं ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड, जो आज मैं बोलूँगा ये जो लिखा है तो इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनल आपको मार्क्स दिलवाएगी एग्जाम में, तो सब भी नोट करिएगा आप लोग। अब बाकी रंगास्वामी देखें, अब हॉकी से कौन कौन से संबंधित हैं, तो बेटन, आगा, रंगास्वामी और वेलिंगटन, ये सब जो कप है कुछ, ये किससे संबंधित है, तो आपके हॉकी से संबंधित हैं। नेहरू कप, ये सब जो है आपके हॉकी से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और आपका कम से कम इसमें 5 या 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब हो सकता है पूछ दे सुब्रातो कप किससे संबंधित है, हो सकता है पूछ दे सेवर्स कप किससे संबंधित है, बेटन कप पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड जो मैंने कम जगह में ही आपको ज़्यादा देने की कोशिश किया है। जैसे होता है ना गागर में सागर, उस तरह का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्फ से संबंधित कप है, यहाँ पे होगा कप, मतलब गोल्फ से संबंधित कौन सा कप है जो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए अजरा कप, ऑप्शन बी फेडरेशन कप, ऑप्शन सी राइडर कप, या फिर ऑप्शन डी एसएस कप। फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उम्मीद रखिएगा कि अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं जो दे रहा हूँ आपको, जो डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट, ये बहुत ही मतलब सर क्रीम है, एकदम कोर क्वालिटी जो होती है वो मैं दे रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और एग्ज़ाम आपने दिए भी होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम अगर दिए होंगे तो आपको सब पता होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी दिया एग्ज़ाम, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर इसका। तो जो गोल से संबंधित है वो है राइडर कप, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो गोल से संबंधित हो गया राइडर कप। अब बाकी देखते हैं, अब 3 किससे संबंधित है,
तो एसएस कप होता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे इसके बारे में, क्योंकि एसएस कप बहुत पुराना कप है और अब शायद नहीं होता है। फेडरेशन कप की बात करें तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित हो गया आपका फेडरेशन कप। और अजरा कप जो है ये आपका है पोलो से संबंधित। पोलो से संबंधित कप हो गया अजरा, फेडरेशन कप बास्केटबॉल, एसएस कप क्रिकेट, और आपका गोल्फ से क्वेश्चन था ये राइडर कप। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स देश और उसके राष्ट्रीय खेल, जैसे भारत का हॉकी हो गया, इसी तरह अन्य जो देश हैं उनका कौन कौन सा खेल होता है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं वहाँ पे। चलिए देखिए बेसबॉल किस देश का खेल है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा, छोटा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बेसबॉल जो होता है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल कहाँ का है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगर बात करें बाकी 3 ऑप्शन की, तो स्पेन का ऐसा खेल है बहुत ही भयानक टाइप का, और मतलब रिस्की काफ़ी खेल है। आपने वो मूवी देखा बाहुबली, इसमें भल्लाल देव सांड से युद्ध करता है, तो उसी तरह का युद्ध होता है यहाँ पे। बुल फाइट यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है बुल फाइट। और वहाँ के बुल ऐसे भयानक टाइप के होते हैं, जैसे सांड को जैसे लाल कपड़ा दिखा दिया तो एकदम पागल हो जाता है, एकदम उनका दिमाग नहीं काम करता है, बस भागते जाता है मारने के पीछे। वैसे ये होता है इनका खेल, बहुत ही भयानक टाइप का होता है और काफ़ी रिस्की गेम है। तो ये वही कर सकते हैं जो स्पेन वाले होते हैं। अगला देखते हैं ये जो रूस होता है, तो रूस है उसका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल है, जैसे ब्राज़ील में हो गया फुटबॉल, वहाँ पे खेला जाता है, ये हो गया। और एक दो ऐसे कंट्रीज पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन है वो देखते हैं हम लोग। चीन जैसे छोटे होते हैं, उनका नाम भी उनका उसी तरह का अजीब है, उनका खेल भी वैसे ही अजीब है। उनका नाम है पिंग पोंग। वहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल गेम, उसका नाम है पिंग पोंग, यानी कि टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को वहाँ पे बोलते हैं पिंग पोंग। जैसे लग रहा है कि घंटी बजा टिंग टोंग, उस तरह पिंग पोंग। ठीक है फ्रेंड, तो चीन का जो है वैसे बड़ा खेल वैसे खेल भी नहीं पाएंगे। बता जाए क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी ने बॉल फेंका, बाउंस हो गया, तो उनसे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, बैट उठाने के बाद ही नहीं पहुँच पाए। तब छोटे छोटे हाइट के होते ही सब ऐसे। तो उम्मीद करता फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड हमारा क्या है, उसमें कौन से क्वेश्चन खजाना है। तीरंदाजी। अब देखते हैं तीरंदाजी जो है, जिसको आर्चरी बोलते हैं, किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, छोटा क्वेश्चन, तो जल्दी देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। तीरंदाजी, तो तीरंदाजी जो है फ्रेंड ये है भूटान का। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। अब बाकी अब देखते हैं 3 ऑप्शन। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, भारत का भी वही है। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। बैडमिंटन पता है फ्रेंड्स, अभी पीवी सिंधु ने इसमें क्या है जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में। तो इसे रिलेट कर सकते हैं एक चीज़ और भी, आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो। तो इंडोनेशिया और मलेशिया 2 ऐसे कंट्री हैं जहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है आपका क्या है, बैडमिंटन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इंडोनेशिया और मलेशिया, मतलब दोनों में सी आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। वहाँ का बैडमिंटन है, बाकी भूटान का तीरंदाजी और पाकिस्तान का हॉकी। फ्रेंड्स मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जैसे बहुत कॉमन है, जैसे अब क्रिकेट कहाँ का है, तो क्रिकेट पता ही ऑस्ट्रेलिया खेलता है, आपका ब्रिटेन खेलते हैं सब, अब भारत को पता ही है। तो कुछ ऐसा कंट्री जो फेमस है जिनको लोग जानते हैं, तो वो सब छोड़ दिया मैंने। जो अलग क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, हालांकि तो इतना ईजी पूछेगा नहीं कि क्रिकेट कहाँ का खेल है राष्ट्रीय खेल, तो अब ऑप्शन देगा ऐसे, वो पता है लोगों को कहाँ का खेल है। चलिए देखते हैं अब कितने प्लेयर होते हैं। ये तो हो गया खेल, फिर किस देश में खेला जाता है। अब देखते हैं किस में कितने प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बात करते हैं बास्केटबॉल की। फ्रेंड्स अभी दिखाया था बास्केटबॉल से संबंधित कप है, वो है आपका फेडरेशन कप। अब देखते हैं इसमें कितने प्लेयर होते हैं। भाई फेडरेशन कप होता है तो उसमें कितने खेलते हैं प्लेयर, वो देखते हैं। बास्केटबॉल में 8 प्लेयर होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 9 होते हैं, या फिर 11 होते हैं। फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई गई है ये। काफ़ी इसमें आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी, और हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यही टॉपिक जब आपको मेंशन है एग्जाम में के लिए कि सिलेबस इससे क्वेश्चन आएंगे, तो समझ सकते हैं कि अगर जो टॉपिक मेंशन होता है तो उससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे भी आपके एग्ज़ाम में। ये देखते हैं बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो बास्केटबॉल में आपको प्लेयर की संख्या होती है 5। कप कौन सा इससे संबंधित है, फेडरेशन कप। अब बाकी देखते हैं 3 ऑप्शन है। 11 वाले तो बताने की नहीं है ज़रूरत, आपको पता होगा, फिर बता देता हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल।
ये कुछ फेमस गेम है जिनको 11 प्लेयर होते हैं। अगर बात करें हम 9 प्लेयर की, तो 9 प्लेयर किसमें होते हैं, बेसबॉल और खो खो। तो इसको याद करने के मैंने ट्रिक बनाया था, बेसबॉल खो, मतलब बेसबॉल जो है खो गया है, बेसबॉल जो है खो गया है, उसी को ढूंढा जा रहा है। तो 9 लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं। तो बेसबॉल खो मतलब बेसबॉल खो गया, उसको ढूंढ रहे हैं कितने लोग, 9 लोग। तो 9 लोग मतलब 9 प्लेयर किसमें होंगे, बेसबॉल और खो खो में। 8 प्लेयर की बात करें तो 8 प्लेयर जो होते हैं आपके जिम्नास्ट में होते हैं। जिम्नास्ट में कितने प्लेयर हो गए, 8 प्लेयर। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर एक मैंने ट्रिक बनाया था, नेट वाटर डी, नेट एन वाटर और डी। नेट मतलब नेट बॉल, वाटर मीन्स वाटर पोलो, या फिर डी मीन्स क्या होता है, कबड्डी। नेट वाटर डी, इसमें कितने प्लेयर होते हैं इन तीनों गेम में, इन तीनों गेम में होते हैं फ्रेंड 7 प्लेयर्स। नेट वाटर डी, नेट वाटर 4-5 बार बोलेंगे, एक दो बार सुबह बोल देंगे और शाम को बोल दी तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा। और नेट वाटर डी, नेट वाटर डी 4 बार प्रैक्टिस कर लिया, और साथ के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि साथ को छोड़ दे भूल गए, नेट वाटर डी तो ठीक है, पर इसमें प्लेयर कितने ही भूल गए आप। तो मैंने आपको याद करने का तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि आपको प्लेयर याद रहे। नेट वाटर डी 7 प्लेयर हो गया। अब बेसबॉल खो गया, उसमें 9 लोग लगे थे ढूंढने के लिए। अब बाकी जिम्नास्ट में 8 लोग, जिम्नास्ट लास्ट में आ रहा है ना कि 8 का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हो रहा है, जिम्नास्ट 8, तो 8 प्लेयर हो गए। अब बाकी बास्केटबॉल में 5। अब बास्केटबॉल से संबंधित कप कौन सा था, फेडरेशन कप। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल कितने प्लेयर होते हैं, इसमें अब कितने प्लेयर होते हैं, 1 प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं, 15 होते हैं, फिर 25 होते हैं। फिर बताए थे बेसबॉल कहाँ का खेल है, राष्ट्रीय खेल, तो बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अब देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो रग्बी फुटबॉल में आपके होते हैं प्लेयर की संख्या होती है 15 जो होते हैं इसमें रग्बी फुटबॉल में होते हैं। और एक किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यह है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल जो है नेशनल गेम है, इसमें 15 प्लेयर होते हैं। अब 25 प्लेयर तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा गेम होता है जिसमें 25, ये तो हम लोग का गाँव का गेम हो सकता है। गाँव से जैसे बच्चे खेलते हैं कि बहुत सारे जितना भी उसमें घुस गए, बस खेल रहे हैं आपस में। 25 किसी में नहीं होता है। अब बाकी अगर 4 की बात करें हम लोग, तो 4 जो होते हैं पोलो में होते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। जैसे 2 बताया तो इनको अगर आपको पहले से पता है या फिर याद है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं बताया तो एक बार इस पर सोच सकते हैं कि हाँ ऐसे प्रैक्टिस करने से सही हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे प्रैक्टिस से ही याद किया इसको 2-4 बार रट के। पोलो तो POLO प्रोनाउंसिएशन, इसमें लेटर कितने होते हैं, 4, और प्लेयर भी होते हैं 4। पोलो POLO यानी कि 4 लेटर है और 4 इसमें प्लेयर हैं। और अगला देखते हैं, एक किस में होते हैं, तो एक जो होता है आपको बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सब इसमें होते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो ये सब 1-1 प्लेयर वाला गेम होता है। कभी कभी 2-2 भी होते हैं, मिक्स डबल्स भी होता है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि दोनों समझ में आ गया होगा। और ये देखिए पोलो से संबंधित बताया था मैंने कौन सा कप है, तो पोलो संबंधित एजरा कप है। थोड़ा याद भी करा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में यहीं बैठ जाए, मस्त के साथ चिल करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक दो बार देखिए, अब देखने के बाद वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट है, उसके बाद से PDF मिल जाएगा आपको इस चैनल पे जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंड है। वहाँ से अपना आपको इतना समझा दूंगा, यहाँ से इतना रिवीजन करवा दूंगा। बस एक दो बार एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए PDF से, जिससे आपका जो है एकदम नहीं होता, मेमोरी थोड़ा सा दबी रहती है, वो एकदम शार्प हो जाती है अचानक से। जब से देख लिया आप सब चीज़ें, फिर याद आ गया आपको सही से। ये देखते हैं अब कौन सा खेल कहाँ होता है। पहले देखिए खेल, फिर खेल से संबंधित कब हो गया, किस देश में कौन सा खेल, फिर खेल में कितने प्लेयर होते हैं। अब देखते हैं कि जो खेल होता है आखिर में खेल खेला होवे तो कहाँ होवे, जो खेला हुए होता है वो होता कहाँ पे, आप देखते हैं। देखना है कौन सा सही नहीं है आपका। वेलोड्रम, इसमें होता है साइकिलिंग, मतलब जैसे हम लोग क्रिकेट जो होता है पिच पे होता है, इसी तरह जो साइकिलिंग होता है वेलोड्रम में होता है, क्या ये गलत है। या फिर घुड़सवारी अरीना में होता है, क्या ये गलत है। बेसबॉल डायमंड में होता है, क्या ये वाला गलत है। एथलेटिक्स जो होता है रेंज में होता है, क्या ये वाला गलत है। या फिर जो जूडो कराटे और ताइक्वांडो होता है, ये मैट पे होता है। तो बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं कराया गया है। फ्रेंड तैयारी करिए, अब बस थोड़े दिन टाइम रह गया है। CBT 2 का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सब अपडेट होंगे ही हर चीज़ से। तो CBT का एग्ज़ाम भी इसी साल के लास्ट तक हो जाना पूरी संभावना है, उसकी संभावना क्या हो ही जाएगा जैसे लग रहा है इनका प्रोसेस आगे का देख के। तो लगे रहिए। और इस तरह के टॉपिक तो भाई आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि रामबाण है, ये क्वेश्चन है रामबाण है, ऐसा बाढ़ जिसमें हर चीज़ का दुख दर्द तकलीफ दूर हो सकता है अगर ये सब तैयार कर लिया तो टॉपिक तो। और इसके अलावा भी जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इसी को देखिए, ये देख लीजिए। और बाकी जो है आपको एडिशनल कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई
अगर नोट्स होगा वो देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बुक से ही मिला के बनाया गया है, लूसेंट और स्पीडी से। अब लूसेंट स्पीडी से बाहर तो बहुत कम चांसेस रहता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं बाहर, इससे बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, पर वो 5 या 10% मैक्सिमम रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों से मिलते हैं, और बाकी कुछ करंट के रहते हैं, तो वो सब भी कवर कराऊंगा बस आने वाली वीडियोज़ में। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं। तो साइकिलिंग होती है वेलोड्रम में होती है, घुड़सवारी होती है अरीना में होती है, बेसबॉल डायमंड में होती है। फ्रेंड भयानक नाम है डायमंड, मतलब डायमंड में बेसबॉल, मतलब समझ लिया कितना महंगा खेल होगा ये। बेसबॉल जो होता है डायमंड में हो गया। जूडो कराटे और ताइक्वांडो मैट पे होता है, जबकि रेंज जो होता है ये गलत है, यहाँ पे इसका मैच जो है सही नहीं है। एथलेटिक्स जो होता है ये कहाँ पे होता है, ट्रैक पे होता है, टी फॉर ट्रैक। और जो रेंज होता है ये किसके लिए, निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए होता है। तीरंदाजी और निशानेबाजी के लिए कौन सा होगा, रेंज। और एथलेटिक्स जो होता है वो ट्रैक पे होता है। तो फ्रेंड्स जो गलत मैच था यही सी ऑप्शन था आपका। देखिए फ्रेंड 5 ऑप्शन लेके आया था ताकि एक ही क्वेश्चन से आपको सब कवर करा सके। बाकी रिंग में आपको बॉक्सिंग होता है, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें। पिच पे आपको क्या होता है, वो होता है आपका क्रिकेट होता है। तो सब चीज़ बेसिक है, आपको पता होगा ऑलरेडी, तो बताने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि वो सब बताने की जरूरत है, फालतू में टाइम वेस्ट करना अपना और आपका। तो टाइम बहुत कम है, तो बहुत इसका सही तरीके से यूज करना है हमको। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ स्टेट वाइज क्वेश्चन की, कब किसका फॉर्मेशन हुआ था। ये देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बात हो रही है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी के.एम. पनिक्कर, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। फ्रेंड्स पता है कि आपको अगर स्टोरी थोड़ा बताना चाहूँ इसके बारे में, राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले क्या हुआ था, कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो लोगों का डिमांड था कि जो भाषा के आधार पर, जैसे भाषा हम लोग बोल रहे हैं ये भाषा के आधार पर, जो सेम भाषा बोलने वाले थे उनको अलग राज्य दे दिया जाए, उनको अलग राज्य बनाया जाए, और जो डिफरेंट वाले उनको अलग कर दिया जाए। तो इस पर बहुत सारी कमेटियाँ बैठी, जैसे पहले सबसे बैठी थी धर कमेटी। जो धर कमीशन था उसने बोला था कि नहीं, भाषा के आधार पर विभाजन सही नहीं है। इसको विभाजन जो होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्टेबल, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब जगह अच्छे से करा जा सके। उसको मना कर दिया लोगों ने कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद आया जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, ये लोग थे। तो इन्होंने भी यही बताया कि नहीं, भाषा के आधार पर जो विभाजन है ये सही नहीं होगा, देश के लिए एकता के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अलग लोगों की भाषा अलग अलग राज्य विभाजित करेंगे तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे देश के, मतलब एक ही देश में कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने भी मना कर दिया। पर लोग जो एकदम उग्र हो गए थे कि नहीं बस अब तो कर ही देना है, चाहे जैसे भी हो, भाषा के आधार पर विभाजन होगी। तो 1953 में पहला जो था आंध्र प्रदेश, इसी को भाषा के आधार बनाया गया, क्योंकि यहाँ के एक नेता कह सकते हैं, उन्होंने ही आमरण अनशन पर बैठ गया। वो जो आमरण अनशन पर बैठ गए, मतलब कि खाने के जब तक मेरे मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अन्न जल वो उस टाइप का कुछ था, ये ग्रहण नहीं करूँगा। तो उनकी जो है डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तब लोग सपोर्ट में एकदम पागल हो गए कि नहीं बस अब तो करवा ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम हफरा तफरी, जैसे अभी काबुल मचा हुआ है एकदम। बस आपने देखा होगा शायद न्यूज़ की, प्लेन के पहियों को पकड़ के खड़े हो जा रहे हैं लोग, बस उस पर उड़ रहे हैं। अब कितने लोग की डेथ हो गई है, मतलब जो प्लेन का पहिया होता है उसको पकड़ लिए थे और ऊपर हवा में उड़ गई थी प्लेन, और अचानक जब हवा का प्रेशर पड़ा तो छूट गया हाथ, और फिर उनके गिरने से डेथ हो गई। तो उसी तरह का अफरा तफरी मच गई थी उस एरिया में। तो फिर मजबूरी में आके लोग एकदम, मतलब जो गवर्नमेंट थी एकदम कम फोर्स्ड हो गई कि नहीं बस अब इनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता है देश में। तो उन्होंने ही राज्य पुनर्गठन आयोग का वो क्या किया, निर्माण किया। और इसके अध्यक्ष थे, अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो वो फजल अली थे। फजल अली थे और उनके साथ जो थे, मतलब अध्यक्ष ये थे, अब बाकी के साथ के.एम. पनिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू। तीनों ने रिकमेंड किया कि चलो ठीक है भाषा के आधार विभाजन किया जाएगा। तो इन्होंने ही सब ये सब देखा कि कैसे कैसे होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि भाषा के आधार विभाजन। अब देखते हैं कि कौन सी ईयर में किस स्टेट का विभाजन हुआ है। जैसे कौन सा युग में जो है सही नहीं है, मतलब उसका ईयर जो है सही मैच नहीं कराया गया। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश 1953, ऑप्शन बी गुजरात 1960, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000, सिक्किम 1971। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए तो मैंने बता ही दिया था कि सही है। तो बाकी आपके 3 ऑप्शन ये बचे हैं, आपको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो कर सकते हैं आसानी से। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1916 बिल्कुल सही, महाराष्ट्र से अलग करके। तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में हुए थे एक दूसरे से अलग। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में सन 2000 में हुए थे, बिल्कुल सही है भी। जबकि सिक्किम जो था 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था।
और जो आपका 1971 में हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश। ये जो था आपका हिमाचल प्रदेश, HP जो है हिमाचल प्रदेश, वो 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ गए, सारे स्लाइड के सारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे डिस्क्राइब करने की कोशिश किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। तो सिक्किम 1975 और जो 1971 लिखा था वो हिमाचल प्रदेश के लिए था। तो फ्रेंड देखते हैं अब अगला हमारा खजाने वाला क्वेश्चन कौन है, नागालैंड। अब बात करते हैं नागालैंड। चलिए थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का सैर कर सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है भाई। नागालैंड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1963, 1966, 2014, 1987। फ्रेंड बताया कि आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं सब उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। तो आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन देंगे वो जो जैसे इसमें है कि 3 सही है और एक पूछेगा कौन सा नहीं है, जो नहीं हो बहुत, अगर आपको नहीं पता है तो कन्फ्यूज होना लाजमी है आपके लिए, आप भूल सकते हैं, उससे कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। बाकी मैं अपने आने वाली वीडियो में, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको 20 से 22 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जो एज इट इज़ जो एग्ज़ाम पैटर्न पे एकदम डिज़ाइन किए गए हैं। तो वहाँ पे जाके वो सब देख सकते हैं, अपनी तैयारी के बाद जांच सकते हैं कि कैसे, मतलब अभी तक कहाँ का सही रहा है, कहाँ आप वीक पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से अपना एवेल्यूशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा वीक पढ़ रहा हूँ तो चलो उसको थोड़ा सही कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। अब आपके सही है वो तो ठीक है, उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ना अलग बात है और एग्ज़ाम प्रेशर में करना अलग बात है। यहाँ पे 5 का पहाड़ा भूल सब, जो 5 का टेबल होता है पहाड़ जिसे बोलते हैं, वो भूल सकते हैं। एग्जाम जब प्रेशर रहता है तो वो भी नहीं जल्दी याद आता है। तो आपको बस तैयारी अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस बहुत करना है, जिससे आपको एग्ज़ाम जैसे एकदम एग्ज़ाम जैसे, क्योंकि पैटर्न जो मैंने तैयार किया जो मॉक टेस्ट का पूरा एग्ज़ाम बेस है, जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से आएंगे उतना ही रखा है मैंने। ये देखते हैं नागालैंड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1963 में। अगर बात करें 1966 में तो हरियाणा की हुई है। 2014 में आपको पता ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ था। और 1987 में इसमें 3 स्टेट बने थे, जैसे इसको मैंने याद किया है मिजोरुआ, जो रुआ, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा लिख नहीं सही रहा है, बाकी बता देता हूँ कौन कौन से। तो मिजोरम, रूम अरू, मतलब मिजोरुआ मतलब कि अरू आ रहा है मतलब अरुणाचल प्रदेश, और वाह मतलब लास्ट में वाह मिजोरुआ तो मतलब गोवा, मतलब कि कौन कौन से हो गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरुआ। 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था तीनों स्टेट का। मैं कहता फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, क्योंकि अब इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे, अगर स्टेट वाइज पूछ रहा है कुछ तो इसमें से ही पूछेगा आपको। ये देखते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी, अब देखते हैं राज्य और राजधानी कौन किसकी राज्य है, कौन किसकी राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, ईटानगर, अमरावती, पणजी या फिर अगरतला। आइए फ्रेंड्स आंसर का छोटा क्वेश्चन चलिए देखते हैं जल्दी से। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और आंध्र प्रदेश ही पहला स्टेट है जो भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था पहले 1953 में। बाकी पणजी जो है गोवा की हो गई, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, और ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश अमरावती, गोवा पणजी, और अगरतला त्रिपुरा अगरतला। अब देखते हैं गैंगटोक किसकी राजधानी, मतलब अब ये राजधानी किसकी, तेलंगाना की है, मिजोरम की है, मणिपुर की, या फिर सिक्किम। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम की राजधानी जो है गैंगटोक है। अगर बात करें हम लोग मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। मिजोरम जो है इसकी राजधानी क्या है, आइजॉल, और तेलंगाना का है हैदराबाद। ठीक फ्रेंड, तेलंगाना का हैदराबाद, मिजोरम का आइजॉल, मणिपुर का और सिक्किम का। तो सिक्किम को हो गया आपका ये, और मणिपुर का क्या हो गया, मणिपुर का भी इम्फाल, दिमाग में नहीं अचानक क्लिक किया, इम्फाल। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि सब क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड अपना, कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखते हैं, ये तो सब स्टेट थे सब, और फ्रेंड्स मैंने स्टेट वही रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश रख दूँ, बिहार की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो पता होगा आपको, मुझे पता है ऐसे, क्योंकि अब तैयारी कर रहे हैं तो इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा चीज़ें। ये कुछ ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें अक्सर, तो इसीलिए मैं लाया हूँ। और बाकी अब देखते हैं यूटीज़ के बारे में। अंडमान और निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दादर नगर हवेली वलसाड़,
दमन एंड दीव दमन, लक्षद्वीप, कवारती। पता नहीं कौन सा जो है सही मैच नहीं कराया गया है। फैन बस लग जाइए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बस। अब सिलेक्शन की घड़ी बहुत पास है और थोड़ा घड़ी पास है, तो अपनी जो स्पीड है बढ़ा दीजिए। ये देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। अंडमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, निहायती सत्य, शाश्वत सत्य कह सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, एकदम बिल्कुल सही है। दमन एंड दीव दमन बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप, कवारती बिल्कुल सही है। और बात करें ऑप्शन बी की तो यही गलत है, यानी कि दादर नगर हवेली की जो होती है कैपिटल होती है सिलवासा, जबकि यहाँ पे दिया है वलसाड़। तो सही आंसर क्या होगा, सिलवासा। यहाँ वलसाड़ दिया था, मतलब कि आपका बी ऑप्शन जो है गलत है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान की कौन सी रेखा गुजरती है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में किस रेखा से हमको इंटरनेशनल बाउंड्री बनाया गया है? डूरंट से, रेड क्लिफ से, मैकमोहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान से गुजरती है, और इसकी ये कब खींचा गया था, मतलब बनाया गया था इससे इंटरनेशनल बाउंड्री? तो 1947 में, 1947। अगर बात करें डूरंट की, तो डूरंट जो था 1896 में, 1896। और मैकमोहन जो था 1914, 1914 में। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए अब एक बार थोड़ा देख लीजिए फिर से इसको। रेड क्लिफ जो था 1947 में, डूरंट जो था 1896 में जब खींचा गया था, उसमें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, पर बाद में डिवीज़न हो गया भारत और पाकिस्तान का, जिसकी वजह से अब जो है ये इसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन तो अभी भी पता है 1914 में हुआ था, और भारत और चाइना के बीच में है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला। अब देखते हैं, अब थोड़ा वर्ड लेवल पे चलते हैं भाई। छोटे छोटे जगह से बढ़ते बढ़ते अब वर्ड पहुँच रहे हैं, इसमें भी देखेंगे मतलब कॉन्टिनेंट वाइज। चलिए देखते हैं, पहले एशिया की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एशिया में रहते हैं तो एशिया की बात करेंगे पहले हम लोग। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, कजाकिस्तान की अलमाटी, मंगोलिया की उलान बटोर, या फिर फिलीपींस की जेरूसलम। बताना कौन सा सही मैच नहीं कराया गया है। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल ताशकंद है बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान की अलमाटी बिल्कुल सही है भी। मंगोलिया के उलान बटोर बिल्कुल सही। नाम भले कुछ भी हो, उलान बटोर कुछ भी लिख दिए यहाँ पे, पर कैपिटल है तो याद करना है इसको ऐसे ही। हंसी मजाक में कैसे याद करिए, बस याद कर लीजिए। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। मनीला मतलब मनीला, पैसा ला। और जेरूसलम जो है आपका इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम और फिलीपींस मनीला। यहाँ पे हेडक्वार्टर भी पाया जाता है, एक बड़ा ही फेमस है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1966, 1966 में। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीरिया कैपिटल कौन सी है? दमिश्क है। बांग्लादेश की दोहा, लेबनान की बैरूत, दक्षिण कोरिया की सियोल। बताना है कौन सा इसमें गलत है। फ्रेंड्स ऐसा वीडियो है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा, हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जिस टॉपिक से सबको मैंने लाया है, और इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेक्टेड है वही लेके आया हूँ। ऐसा नहीं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लाए, हर बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी। उन सब क्वेश्चन को ऐड करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका भी और मेरा भी, और कोई बहुत फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले से ही पता होगा ज़्यादातर को। बाकी अगर नहीं पता तो वह जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत नहीं ले सकते, क्योंकि 180 देश है, 180 देश से भी ऊपर देश हैं। तो अगर लिखना चाहूँ उन्हीं को लेके आऊँ, पता चला कि 5-6 घंटे की तो वही राजधानी गिना रहा हूँ आपको बैठ के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सही वाला आपको बहुत आसान क्वेश्चन था। हालांकि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और दोहा किसकी राजधानी है? तो कतर की। दोहा जो हो गया कतर, और बांग्लादेश ढाका। लेबनान बैरूत बिल्कुल याद करना है फ्रेंड्स ये सब, इसलिए ऑप्शन में डाला हूँ ऐसा जो याद कर सके, कठिन वाला थोड़ा डाला हूँ। सीरिया दमिश्क, और दक्षिण कोरिया सियोल। बिल्कुल सही है सब। कौन सा युग्म सही नहीं है? मोरक्को, रबात, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, या पोर्ट छूट गया, पोर्ट लुइस, युगांडा, हरारे, नाइजीरिया, मियामी। यहाँ पे हरारे और हमारे यहाँ कजरारे है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर सकते हैं। एक यहाँ पे तो हरारे है, हमारे यहाँ कजरारे है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। छोटा क्वेश्चन है तो बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं इसमें। तो मॉरिशस लुइस बिल्कुल सही, पोर्ट लुइस सही है। मियामी नाइजीरिया कैपिटल है। मोरक्को रबात बिल्कुल सही है। जबकि युगांडा की
राजधानी है, एक राक्षस का नाम समझ सकते हैं, कंपाला। और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की हरारे और युगांडा की कंपाला। ऐसा नाम तो वो रामायण में देखते थे हम लोग, रामायण या फिर कृष्णा आता था, उसी में भयानक भयानक कंपाला और कपाला था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अब देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट देख लिए हम लोग। एशिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में तो इतने देश हैं और इतने भयानक भयानक देश है, तो अब उसको कितना मैं लिखूँ यहाँ पे, इससे अच्छा कि जो वही है लिखा है मैंने, जो इम्पोर्टेंट और जो एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। अब बाकी पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, पर उम्मीद वही रहती है कि जो एग्ज़ाम पूछा गया उसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं अगला। कनाडा ओटावा, पोलैंड वार्सा, ऑस्ट्रिया कैनबरा, डेनमार्क कोपेनहेगन, आयरलैंड डबलिन। बताना कि इसमें आप कहाँ पहुँच गए हम लोग। देखिए कनाडा ये कहाँ पे है आपका, नॉर्थ अमेरिका में, और ये सब कहाँ कंट्री है, यूरोपियन, मतलब यूरोपीय कंट्री और नॉर्थ अमेरिका कवर कर रहे हैं अब हम लोग। बाकी यूएस का तो बताइए, वाशिंगटन डीसी, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं सही आंसर कौन सा है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, परम सत्य आंसर एकदम। पोलैंड वार्सा, एकदम निहायती सत्य। ये देख लेते हैं। डेनमार्क यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम कोपेनहेगन ही है। और आयरलैंड की बात करें तो ये भी डबलिन है, एकदम मस्त वाला, ये भी ऑप्शन सही एकदम। जो गलत है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और कैनबरा देख सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लड़के बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया कैपिटल होती है वियना होती है, और ऑस्ट्रेलिया की होती है कैनबरा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो गया, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है, वियना। तो कन्फ्यूज नहीं होना दोस्त, यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं होना, क्योंकि इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल गया आपको तो यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं, गलत कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में तो एक गलत क्वेश्चन आपको सिलेक्शन पीछे कर सकता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका में। जमैका, किंगस्टन, क्यूबा, हवाना, चिले, मॉन्टविडियो, अर्जेंटीना, क्वेटो। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो जमैका जो है, ये सब कौन सा है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। तो ये है आपका किंगस्टन, बिल्कुल सही है। क्यूबा हवाना भी सही है। चिले का कैपिटल होता है मॉन्टेविडियो, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना की कैपिटल होती है ब्यूनस आयर्स, और इक्वेडोर जो होता है उसके कैपिटल होते हैं क्विटो। यानी देख लीजिए, इक्वेडोर, क्विटो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, इक्वेडोर, क्विटो। फ्रेंड जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। इक्वेडोर कहाँ की कैपिटल क्या है, क्विटो, और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिनलैंड हेलसिंकी, जर्मनी मैड्रिड, हंगरी बुडापेस्ट, स्विट्ज़रलैंड बर्न। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपने वो देखा होगा सीरीज जिसका नाम है मनी हाइस्ट, उसमें इसी तरह के नाम रखते हैं सब, कंट्री के नाम रखते हैं सब। देखा तो होगा ही आपने, मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द जो आप स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर जो व्यूवर्स हैं वो देखे ही होंगे इसको। काफ़ी फेमस है और काफ़ी क्रेज भी है, आने वाले भी है, तो बस मुझे भी इंतज़ार है उसी का, आए तो बस देखा जाए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड है। ये देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। पहले फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, बहुत सत्य है एकदम। जर्मनी की जो कैपिटल है फ्रेंड्स, ये गलत आ गया, यहीं पे चोर पकड़ा गया अपना, ये है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। और मैड्रिड किसी होती है, तो फ्रांस की कैपिटल होती है मैड्रिड। नहीं, फ्रांस की तो पेरिस होती है, स्पेन की मैड्रिड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्फ्यूज थोड़ा, मैं भी खुद ही कन्फ्यूज हो गया। तो जर्मनी की होती है बर्लिन, और स्पेन की होती है मैड्रिड। और देखते हैं हंगरी बुडापेस्ट, बिल्कुल सही। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सब क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। ज्ञानपीठ पुरस्कार। फ्रेंड देखते हैं पुरस्कार से संबंधित बातें। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ है ये? 1917 में, 1958 में, 1965 में, या फिर 1969? ज्ञानपीठ पुरस्कार आंसर करिए फ्रेंड जल्दी से इसका आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पुरस्कार से संबंधित है भी है। तानसेन और कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये देखते हैं अब आंसर क्या क्या सही है इसका।
तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ये कब शुरू हुआ है? ये हुआ है 1965 में। किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया तो मतलब समझ लीजिए कि उससे बड़ा कालिदास कोई नहीं है, मतलब कि बहुत ही जो उम्दा किस्म का होता है लेखक या फिर साहित्यकार, उसको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बाकी किसके लिए? 22 भाषाओं में जो है अपना संविधान की अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उस वो प्लस अंग्रेजी, मतलब दोनों, अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया है, उसके लिए मिलता है। अब पहले जो भारतीय थे, मतलब अगर पुरुष की बात करें तो वो थे जी शंकर कुरु, और महिला की बात करें तो वो थे महादेवी वर्मा, जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो महिला में महादेवी वर्मा को पहले, और जी शंकर कुरु जो थे पहले साहित्यकार थे जिनको ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 22 भाषाओं में दिया था, साहित्य से संबंधित है। अब आके देखते हैं 1917 में ये शुरू हुआ था पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1917 में। 1969 की बात करें इसमें तो दादा और मैन बुकर प्राइज़, मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार और मैन बुकर प्राइज़। दादा साहब, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बस बात मेरे जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, दादा और मैन बुकर प्राइज़। तो फ्रेंड्स ये जो दादा और मान को कैसे याद कर सकते हैं? ये 1969 से अपने दादा का मान रख रहा है, 1969 से अपने दादा का क्या है? मान रखा हुआ है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एक सेंटेंस बना के, ताकि आपको ये दोनों याद रहें। आपका ये मिला था, ये शुरू हुआ था तो 1969 से। तो दादा का मान कब से रख रहा है? वो 1969 से। बाकी 58 की अगर बात करें, इसमें भी 2 शुरू हुए थे। कौन कौन से? ग्रैमी और रायमन मैग्सेसे से। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड जो होता है, जो गाने में बोला था ग्रैमी ले आऊँगा, तो ग्रैमी तो नहीं लाया, वेट लेके आ गए, बढ़ा दिया अपना वेट। तो चलिए वो ग्रैमी वाले जो है वही संगीत के क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार होता है संगीत का। तो ग्रैमी और रायमन मैग्सेसे ये जो दोनों हैं 1958 में शुरू हुए थे। अब बाकी फ्रेंड बताया, जो 17 में आपको पुलित्जर, और इसमें दादा का मान रखने के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड और मैन बुकर प्राइज़, ये दोनों 1969 में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी ऑप्शन समझाएंगे गए हैं आपको, ये सब आपको याद होंगे, और नहीं याद हैं तो PDF लेके जरूर इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं 2-3 में बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। पर अगर अभी आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन है, भूल भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट होते हैं याद करने वाले, डेट वाले जो थोड़े होते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं आपको। तो ज़रूर इसको PDF लेके याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाने की संभावना है। अब फ्रेंड थोड़ा बात करें अगर इसकी मैन बुकर प्राइज़ की, तो हम लोग कंट्री में कुछ लोग हुए हैं जिनको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है, हालांकि बहुत बड़ा पुरस्कार है। और इस बार जो मैन बुकर प्राइज़ है ये मिला है किस बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। फ्रेंड्स ये असिस्टेंट कमांडेंट में एग्जाम में पूछा गया था, ये इस बार का किसने लिखा है? डेविड डिगोप ने। और एक एग्जाम में पूछा गया था असिस्टेंट कमांडेंट में, और मैंने बहुत ही फॉर्चुनेटली मैंने पढ़ाया भी है सब चीज़ें। करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके सब मैंने कवर कर दिया, जैसे ओलंपिक हो गया आपका, और बाकी ये आपका ओलंपिक हो गया, और एक और अवार्ड वाले पूरे अवार्ड जो है कवर करा दिए मैंने 2021 के अभी तक, मतलब कि जुलाई 15 तक। तो उसी में पूछ लिया था, जो करंट पढ़ाया मैंने उसमें 10 क्वेश्चन पूछे, 13 क्वेश्चन के बीच में से 13 क्वेश्चन आता है असिस्टेंट कमांडेंट में, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए से मिले थे। मैंने वीडियो भी बना के उसको मतलब स्लाइड में लगा के दिखा के प्रूफ करके, ये देखिए मैंने जो क्वेश्चन आया था एक साइड कर दिया था, जो मैंने पढ़ाया था उसको अलग उसका लगा दिया, ताकि आपको मतलब डाउट ना हो कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या सही तो बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है सब चीज़ों पर। तो कौन कौन थे? VS नायपाल को मिला है ये, VS नायपाल। इसकी कौन सी बुक है? इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको मिला था मैन बुकर प्राइज़। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरविंद अडिगा को वाइट टाइगर के लिए, अरविंद अडिगा को वाइट टाइगर के लिए, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, सलमान रुश्दी यानी कि R मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, और VS नायपाल को इन अ फ्री स्टेट के लिए मैन बुकर प्राइज़ मिल चुका है। अब एक और है बहुत फेमस है, अरुंधति रॉय, इनको लिए मिला है। इनको किस लिए मिला है? इनका जो पुस्तक का नाम था वो था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो फ्रेंड्स ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, किसी को मिलना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये जो 4-5 हैं लोग, इनको एकदम रट जाइएगा, घोल के पी जाइएगा, कुछ भी करिएगा, बस आपको याद कर लेना। और इस बार बता ही दिया मैंने किसको मिला है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करें अगर दादा साहब की बात करें इस बार, तो दादा साहब का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है रजनीकांत को, जो थलाइवा है एकदम, मतलब कि साउथ का सुपरस्टार, सुपर डुपर बम्पर स्टार थलाइवा, उनको मिला है क्या? इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस तरह से समझा सकूँ, ताकि आपको करंट भी तैयार हो सके कि करंट में क्या क्या हुआ है, और मतलब इसका जो हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या है, वो सब भी बता दूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन और कालिदास पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। चलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? मतलब सबसे पहले, क्योंकि भारत में दिया जाता है तो इसलिए सब जो नाम है आपको भारतीय ही होंगे यहाँ पे। तो पृथ्वीराज कपूर, कानन देवी, देविका रानी या फिर देवानंद? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो वो मिला था देविका रानी को। देविका रानी, उनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। साहब शुरू कब हुआ था? 1969 में। दादा का मान रखने के लिए उसने 1969 से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। अब बाकी 58 बता ही दिया था कौन कौन से, ग्रैमी और रायमन मैग्सेसे से 65 बता दिया कि 22 भाषाओं में प्लस अंग्रेजी में दी जाती है। साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है साहित्य से संबंधित है। अब पहली महिला जो थी उनका नाम था महादेवी वर्मा, पहले पुरुष थे उनका नाम था जी शंकर कुरूप, और 1917 में मिला शुरू हुआ था, ये था आपका पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स ये अवार्ड सारे जो है मैंने कवर करा दिया अपने उस टॉपिक में जो बताया मैंने आपको, जो प्ले लिस्ट में है जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन तो एकदम आने पक्के हैं बुक और अवार्ड से रिलेटेड। और फ्रेंड्स एक मैंने टॉपिक बना दिया था, जो मेरे बर्थडे स्पेशल था, उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने 4 टॉपिक ऐसे करंट अफेयर्स के, जैसे इंडेक्स हो गए आपके, कहाँ कौन सी समिट हुई है, बुक एंड ऑथर हो गया है आपका, नया मंत्रिमंडल है ये, मतलब 4-5 टॉपिक को ऐसे समर्ज करके एकदम मतलब हॉलिस्टिक वे में, ऐसा नहीं कि बस 4-5 छोड़ ऐसे टच करके ऊपर नहीं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कर लेंगे आप लोग। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फ्रेंड थोड़ा इंग्लिश में है तो बोल दे रहा हूँ, हालांकि इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान संबंधित है, क्या ये सही है? कलिंग पुरस्कार ये बताना कौन सा गलत है, तो क्या ये गलत है, मतलब इसको छोड़ दिए, क्या ये गलत है? धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा संबंधित, क्या ये गलत है? या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये संगीत संबंधित, क्या ये गलत है? फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा मेरे स्लाइड को, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है इस वाला क्वेश्चन में जो पिछला मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, तो अगर आपको पता होगा तो कर सकते हैं आसानी से। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा। तो शांति स्वरूप जो है पुरस्कार होता है, भटनागर पुरस्कार जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, ये विज्ञान संबंधित बिल्कुल सही। कलिंग पुरस्कार ये 1952 से शुरू हुआ है, 1952 से, ये भी किससे संबंधित है? तो विज्ञान से संबंधित है। और धनवंतरी चिकित्सा से बिल्कुल सही है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार। क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में नहीं बल्कि आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बताया कि अभी मैंने थलाइवा जो है वहाँ के रजनीकांत को दिया गया है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया फिल्म जगत से। और संगीत के क्षेत्र में बताया सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ग्रैमी ले आऊँगा, तो ग्रैमी वाले हैं ये, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये सब। देखते हैं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय, मतलब कौन से भारतीय जिनको रायमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, फिर किरण बेदी। फ्रेंड्स आज हम लोग जर्नी कवर कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन हो गए, बाकी 25 क्वेश्चन अब आगे देखते हैं जल्दी से। और इसके बाद 50 क्वेश्चन और लेके आऊँगा पार्ट 2 में, जिसमें आपका पूरा जो है सुहाग कर दूंगा। ये सब जितने भी टॉपिक होते हैं इस तरह के जो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर स्पेशली अगर बात करें जीडी में, एनटीपीसी में और पीटी में, तो ये सब तो समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अच्छा ये आंसर इसका फ्रेंड्स विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण से, महिलाओं के अधिकार से, बच्चों के अधिकार से, फिर साहित्य से? टाइलर पुरस्कार फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? खेल कूद से संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बहुत ईजी इसका है। जैसे समझ लीजिए कि पूछ लिया जाए कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़, ऐसा बोल दिया कि दिल्ली, लखनऊ, और एक डाल दीजिए भोपाल, और एक डाल दीजिए जो यूएस का जो होता है असली में वाशिंगटन डीसी। तो उस तरह का ऑप्शन है ये एकदम, जिसको बच्चा भी सुन के बस थोड़ा सा नॉलेज भी होगा तो सही बता देगा कि कौन सा इसमें अलग है, खेल को संबंधित नहीं है। तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, नॉर्मन बोरलॉग। फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार एक कृषि क्षेत्र से संबंधित है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। बाकी जो है आपको अर्जुन, द्रोणाचार्य और ये मेजर ध्यानचंद, यह जो खेल रत्न जो है अभी कि जल्दी बदल दिया गया है नाम, राजीव गांधी खेल रत्न था, उनको नाम बदल क्या कर दिया गया, ध्यानचंद खेल रत्न। ये देखते हैं कब कब शुरू हुआ था। ये 1961 से शुरू हुआ है। अर्जुन पुरस्कार जो 1961 से
ये किसको दिया जाता है? जो बेस्ट प्लेयर होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमें थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, तो इसलिए गुरु जो होते हैं, जो उनके प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है। ये कब हुआ था? 1985 से 1985 1985 से शुरू हुआ था। और ध्यानचंद जो पहले तो इसका नाम कुछ और ही था, तो ये राजीव गांधी, तो वो हुआ 1992 में, तो 1992 से शुरू हुआ था। अब बाकी अब जो नाम बदल के कर दिया गया ध्यानचंद खेल रत्न। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये 1973 से हुआ था, नॉर्मन बोरलॉग 1973 से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स चारों ऑप्शन जो है क्लियर होंगे। भले आपको दिख ना रहा हो, ये सब थोड़ा सा उटपटांग टाइप को लिख रहा है, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे नोबेल पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता कौन है, मतलब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, फिर ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। अमर्त्य टी होगा यहाँ पे, सेन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। सबसे पहले जो भारतीय थे, पहले भारतीय, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उनको दिया गया था कब? 1910 में। साहित्य के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1910 में। अब बाकी बात करते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सबको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो देखते हैं किसको कब और किस फील्ड के लिए मिला है। तो सीवी रमन को 1930 में, 1930। अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में, 1998, 1998 में किसके लिए मिला था? तो अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। अब बाकी मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 में, 1979 में इनको दिया गया था। किसके लिए? समाज सेवा के लिए, क्योंकि पता है कि मदर टेरेसा जो थी एक समाज सेवक थी। अब वी.एस. नैपाल एक ऐसे, फ्रेंड्स अगला देखिए, चलिए पढ़ लेता हूँ पहले। नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार। नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार, मतलब पहले कौन साहित्यकार है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी वी.एस. नैपाल, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, या फिर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स जो साहित्यकार थे, हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, पर इस साहित्यकार की बात करें अगर, तो ये वी.एस. नैपाल जो थे पहले भारतीय थे जिनको मिला है। ये कब मिला है? 2001 में। तो फ्रेंड्स से एक बात क्लियर हो गई कि वी.एस. नैपाल एक ऐसे भारतीय हैं जिनको अभी दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इधर कहाँ बताया था मैं, यहाँ पे बता रहा था ना मैं, कि वी.एस. नैपाल को मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है और नोबेल पुरस्कार दोनों मिल चुका है। मतलब एक मात्र भारतीय जिनको 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और दोनों ही बहुत ही अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा प्रदर्शन के लिए मिलता है लोगों को। चलिए देखते हैं कहाँ गया, ये रहा। तो 2001 में इनको दिया गया था, किसके लिए? साहित्य के लिए, तो प्रथम भारतीय हैं। बाकी अरुंधति रॉय को बता ही दिया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला है वो, कौन सा मैन बुकर प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल ही चुका है। और विक्रम सेठ तो सेठ है, सेठ महाजन को जरूरत ही नहीं लेने की। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय, नोबेल पीस प्राइज मतलब शांति के लिए, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सीवी रमन और यहाँ पे अमर सिंह। तो फ्रेंड्स ये सीवी रमन जो थे, सीवी रमन बताया है मैंने कब, 1930 मिला था। किसके लिए? विज्ञान के क्षेत्र में, रमन इफेक्ट के लिए। मदर टेरेसा बता ही दिया था, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1910 में, अमर सेन को 1998 में, और वी.एस. नैपाल को 2001 में। तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला था किसको? मदर टेरेसा को। ठीक है फ्रेंड, तो मदर टेरेसा को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का प्रारंभ कब हुआ? मतलब भारत रत्न कब से शुरू हुआ है, और उसके साथ जैसे भारत रत्न कौन कौन सा विभूषण होता है, भूषण होता है, सब उन सबको कब शुरू किया गया है? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1901 में, या फिर 1954 में। फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1954 में भारत रत्न और उसके साथ और जो पुरस्कार उससे संबंधित, उसे नीचे थोड़ा सा वो सब शुरू किए गए थे। अब बात करें 1901 में, तो 1901 में आपको शुरू हुआ था आपका नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। और 1952 में बताया था फ्रेंड मैंने, कलिंग जो पुरस्कार दिया था वो 1952 से शुरू हुआ था। और 1929 से बात करें अगर, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है 1929 से शुरू हुआ था, 1929। तो हो फ्रेंड ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको सारे ऑप्शन। ये 1950 कुछ नहीं था, ये कुछ हुआ होगा पर पुरस्कार संबंधित तो नहीं है। सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, मतलब किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स सही आंसर है राधा कृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी, अब देखना है प्रथम विदेशी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मार्टिन लूथर किंग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया। छोटा क्वेश्चन है तो तुरंत बताता हूँ। जो प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था और इसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है, पर प्रथम पूछा है यहाँ पे, तो प्रथम ये थे और इसके बाद नेल्सन मंडेला भी हैं ऐसे विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है। और देते हैं पहली महिला भारत रत्न से सम्मानित। ऑप्शन है आपके मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। फ्रेंड इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसी पहली महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया है। कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है? बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे सैनिक सम्मान की। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र। फ्रेंड्स अगर शेरशाह मूवी नहीं देखा है तो थोड़ा टाइम निकाल कर जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही मतलब धांसू कह सकते हैं, एकदम हार्ट टचिंग मूवी है। विक्रम बत्रा बनी है पूरी मूवी, बहुत अच्छी है, इसको जरूर एक बार देखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी 15 अगस्त था तो बहुत अभी आपके अंदर जोश जुनून बचा होगा इन सब चीज़ों के लिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स सही आंसर क्या है। तो परमवीर चक्र जो होता है सबसे बड़ा सैनिक सर्वोच्च सम्मान है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो पिछला साइड सब क्लियर हो गया होगा। भारत की सबसे लंबी, अब देखते थे फ्रेंड्स भारत और उसके पड़ोसी देश वाले थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन मानते हैं? भारत मतलब सबसे बड़ा अगर बात करें तो बांग्लादेश सबसे छोटा, भूटान, इस तरह से। तो बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि जैसे ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होता है हमको। जैसे कुछ चीज़ें होते हैं कि सच सही तो कुछ भी है, पर इसमें जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें क्या सही है उसको हम लोग को देखना है। तो वो सही है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, सबसे कम जो है भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। कहते हैं भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? जो पश्चिमी तट है हमारा उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण या फिर कोई नहीं। फ्रेंड ज्योग्राफी आपको पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा याद होगा, ये भारत का जो ये है ऐसे मान लीजिए पश्चिमी तट है ये पश्चिमी हो गया आपका इधर वाला, और इधर हो गया पूर्वी। इस पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? हालांकि हर जगह नाम अलग अलग है, पर जो इस एक ओवरऑल नाम लिया जाता है, मेजर जो पोर्शन है कवर करता है उसका नाम है मालाबार। और उधर वाले पार्ट को जो पूर्वी हिस्सा है उसको बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक फ्रेंड, पूर्वी वाला कोरोमंडल और पश्चिमी वाला मालाबार। अब देखते हैं कौन सा कथन गलत है। अब लास्ट चल रहा है फ्रेंड, 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा टेस्ट देके जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा सब चीज़ें। बैरन और नारकोंडम भारत के 2 ज्वालामुखी हैं, क्या ये वाला गलत है? लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है, मतलब कोरल से हुई है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए, मतलब जो विधान परिषद होता है उसमें कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। तो बताना है कौन सा इसमें गलत है। ये लीजिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो बैरन और नारकोंडम जो है ये 2 ज्वालामुखी हैं, बिल्कुल सही है। भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम, जिसमें बैरन जो है एक्टिव है और ये जो है डॉर्मेंट है आपका नारकोंडम। अगला देखते हैं, लक्षद्वीप समूह जो है ये किससे हुआ है? प्रवालों से इनकी उत्पत्ति हुई है, मतलब कोरल से बने हैं सब। ज्योग्राफी का वर्ड है फ्रेंड, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब क्या है। भारत के 6 राज्यों में, नहीं फ्रेंड्स 6 नहीं बल्कि 7 राज्यों में है जो है वो क्या है आपका द्विसदनात्मक, यानी कि विधानमंडल विधान परिषद दोनों है। 7 हो गया यहाँ पे, जो गलत ऑप्शन चोर यही है यहाँ पर, ऑप्शन सी में छुपा था। अब बाकी विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा युग्म गलत है? इसमें फिर बता रहा हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा हैवी देखने को मिल सकते हैं आपको। जम्मू कश्मीर विधान परिषद की सीट कितनी है? जम्मू कश्मीर में 36 है, बिहार में 75 है। विधान परिषद की गणपूर्ति होता है, कोरम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो गणपति लिख दिया, हालांकि यहाँ पे गणपति चलो भगवान का नाम आ गया। तो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो वहाँ पे कोरम के कितना चाहिए? 1/10 भाग होने चाहिए। वहाँ पे कोरम मतलब अपने कार्यवाही बढ़ाने के कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए जितने भी वहाँ पे सदस्य हैं। जैसे 10 लोग हैं तो उसका 1/10 मतलब कि एक सदस्य का उसका मौजूद हो। और बाकी लास्ट ऑप्शन देखते हैं, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। क्या है? आयु, एज। मतलब अगर 25 वर्ष के हैं तो आप कम से कम 25 वर्ष तो होने चाहिए, इससे अधिक होंगे तब तो ठीक है, पर इससे कम नहीं होता। क्या ये वाला गलत है? अब देखते हैं कौन सा गलत है फ्रेंड्स, आंसर करिए जल्दी से आप लोग। उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर दिया होगा। तो जम्मू कश्मीर 36 बिल्कुल सही, बिहार में 75 है, और गणपूर्ति मतलब कोरम जो है अपना कार्यवाही शुरू करने का 1/10 सदस्य होने चाहिए।
और यहाँ पे 25 नहीं बल्कि यहाँ पे होगा 30, यानी कि 30 साल अगर उम्र है आपकी, कम इससे कम होगा तो नहीं आप लड़ पाएंगे, कौन सा विधान परिषद का सदस्य नहीं बन पाएंगे आप। तो गलत हो गया आपका ऑप्शन डी, 25 नहीं बल्कि 30। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य की विधानसभा का गठन, राज्य की विधानसभा का गठन 169 में दिया गया, मतलब अनुच्छेद 169 में दिया गया है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। क्या ये वाला गलत है? या फिर विधानसभा सदस्य होने के लिए जो उम्र है 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा गलत है, कौन सा फैक्ट जो है आपको सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लगने से नहीं मतलब कि कौन सा सही सच में सही नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूँ आंसर कर दिया होगा आपने। तो इसमें सही ऑप्शन है आपको जो गलत है वो 170 में दिया है, जबकि यहाँ पे लिखा है 169। तो ये गलत हो गया ऑप्शन ए। बाकी जो है कम से कम 60 होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403, बिल्कुल सही है। और देखिए वहाँ पे था कितना 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद के केस में, जबकि विधानसभा की बात करें तो उसमें आप 25 वर्ष के हैं तो आप विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। इसका निर्वाचन जो होता है फ्रेंड, ये भी कैसे होता है? वैसे मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी पे, मतलब कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इसमें दे सकते हैं वोट। कौन सा कथन गलत है? विधानसभा का निर्वाचन आयोग देखता है, क्या ये गलत है? राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, क्या ये गलत है? विधानसभा के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, क्या ये गलत है? या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने। तो जो निर्वाचन आयोग होता है वही देखता है यहाँ के विधानसभा का चुनाव, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है फ्रेंड 33% है, जबकि यहाँ पे दिखा है कितना 35%। तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण होता है वो 33% होता है, यहाँ पे 35 लिखा है, गलत हो गया। और बाकी जो है बता ही दिया था मैं, जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 18 साल प्लस वाले जो होते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं वोट अपना। अगला देखते हैं, लोकसभा में राज्यों की सीटें जो होती है किस आधार पर आरक्षित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर। मतलब यहाँ पर जो सीटें जो होती है किस राज्य में बहुत ज़्यादा है कहीं कम है, तो क्या बेस होता है उनका? जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल, गरीबी, या फिर भाषा। फ्रेंड्स सब बस थोड़े क्वेश्चन आएंगे, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा मजा लीजिए इस वीडियो का, इस सेशन का, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको लास्ट तक। आपको अभी काफ़ी कुछ पता चलो कितने फैक्ट तैयार करा दिए मैंने। तो फ्रेंड्स सही आंसर है आपका ए, यानी कि जनसंख्या के आधार पर ये सब होता है। मतलब जनसंख्या जिस राज्य की ज़्यादा है वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होंगी, जहाँ कम है वहाँ पर कम होंगी। अगर कोई दल लोकसभा में विपक्षी दल बनना चाहता है, उसके पास कम से कम कितने सांसद होने चाहिए? मतलब कितने सांसद होंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं विपक्षी दल के रूप में खड़ा हो सकता हूँ। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 40, या फिर ऑप्शन डी 50। गला ही सूख गया फ्रेंड बोलते बोलते मेरा। ये देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 55 अगर आपके पास सांसद हैं तो आप लोकसभा में विपक्षी होने का क्या दावे कर सकते हैं कि मेरे पास मतलब 55 सीट हैं, 55 सदस्य मेरे साथ, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, वरना इससे कम है तो कुछ नहीं। अब टाटा बाय बाय नमस्ते, खत्म, सब समाप्त, नहीं बन सकते हैं आप। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्या ये गलत है? धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 12 दिनों में पारित कर दिया जाता है, क्या ये गलत है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, क्या ये गलत है? या फिर राष्ट्रपति द्वारा 10 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? उम्मीद कर रहा हूँ आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है, ये भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा भंग होता है। और धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा सिर्फ 14 दिन के लिए मोहलत दी जाती है कि 14 दिन में अगर पास कर दिया राज्यसभा ने तो ठीक है, वरना वो माना जाता है कि पास किया गया है उनके द्वारा। लोकसभा द्वारा पास करा के राज्यसभा भेज दिया जाता है, अगर 14 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कुछ हो तो मान जाता है कि वो उन्होंने मान लिया कि हाँ सही, चलो ठीक है, मतलब कोई उसके पास अधिकार नहीं होता। बाकी राज्यसभा को अधिकार राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये 10 नहीं बल्कि यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है ये 12 होता है, मतलब 12 सदस्यों को जो होता है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, इन सब क्षेत्र, समाज सेवा क्षेत्र से जो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। बहुत आसान और मतलब समझिए लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स, ये तो आंसर क्वेश्चन है। तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल, जबकि लोकसभा का 5 साल होता है। अब देखते हैं थोड़ा फ्रेंड्स कन्वेंशन, मतलब कि कौन सा जलवायु परिवर्तन संबंधित कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था 1971 में, क्या ये गलत है? स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 2001 में हुआ था, क्या ये गलत है?
साइट्स जो होता है 1973 में हुआ था, क्या ये गलत है? फिर वियना कन्वेंशन जो हुआ था 1985 में हुआ था, क्या ये गलत है? मतलब जो ईयर दिखाया गया है उनको बताना कि क्या सही मैच कराया गया है कि नहीं, कौन से सन में क्या हुआ था, क्या ये सही है कि क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो रामसर कन्वेंशन बिल्कुल सही है, वेटलैंड्स पे हुआ था, ईरान में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम जो था वो 2001 में हुआ था, साइट्स जो था 1973 में हुआ था बिल्कुल, जबकि वियना कन्वेंशन हुआ था ये 1985 में हुआ था, 1985 में। यहाँ पे 85 कर देना है आपको, यहाँ पे 86 दिए तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियो समिट जो था 1992 में, तो क्या ये गलत है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, क्या ये गलत है? मॉन्ट्रियल 1985 में, क्या ये गलत है? या फिर बॉन कन्वेंशन हुआ था 1979 में, क्या ये गलत है? फिर डेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत बार पूछा गया है, ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एग्जाम में पूछता है। हाल खासकर यूपीएससी वाले जो एग्जाम होते हैं इसमें तो बहुत बार पूछा गया सब क्वेश्चन। और एनटीपीसी में भी देखा था, CBT 1 में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से बने थे, इस तरह इससे रिलेटेड। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन है आपका 1992 में बिल्कुल सही, रियो समिट हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल चोर यहीं पे छुपा है फ्रेंड, ये 1997 नहीं बल्कि 1987 में, 8 और 7। बाकी मॉन्ट्रियल 85 बिल्कुल सही है, और बॉन कन्वेंशन हुआ था 1979। ये देखते हैं फ्रेंड्स, अब लास्ट के 3 क्वेश्चन अब बहुत धांसू दमदार होने वाले हैं, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, अपनी सांसें थाम के रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड में आने वाला है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। चलिए देखते हैं। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने से संबंधित था। रियो सम्मेलन एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए था। मॉन्ट्रियल था ये जो ओजोन परत जो डिप्लीशन होता है मतलब क्षरण होता है उससे संबंधित है। या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा कथन नहीं है जो ये सत्य नहीं बल्कि यहाँ पे असत्य होगा। ये तो बहुत ही खराब क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे हमारे। चलिए, तो मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है इसमें। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है कि मतलब कि चारों के चारों जो है एकदम बिल्कुल परम सत्य, निहायती सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम सही बात है। क्योंकि रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड से संबंधित है, मतलब कि ईरान में हुआ था और 1971 बता दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल इधर पिछले वाला स्लाइड में ईयर था, यहाँ पे संबंधित देखा जाए किससे संबंधित था, तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन जो होता है वो सा। यहाँ पे रियो की बात करें हम लोग तो एनवायरनमेंट से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल ओजोन परत संरक्षण से। लेते हैं वियना कन्वेंशन से संबंधित है, ये 1985 में शुरू हुआ था, मतलब शुरू हुआ था नहीं, मतलब कि 1985 में हुआ था। और किससे संबंधित था? ओजोन परत जो है उसके लेयर से संबंधित है, ओजोन लेयर जो है उससे संबंधित, उसके प्रोटेक्शन से। या सी बोथ या फिर डी नन, मतलब क्या इसमें कौन सा संबंधित नहीं है इससे, वियना कन्वेंशन से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगाया है, कहीं मैंने बोला भी इसमें आपके लिए ताकि हर चीज़ आपको समझा सकूँ। ऑप्शन भी ऐसा ही रखता हूँ हम हमेशा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और शेयर मैं उनके लिए बोलूँगा जो पढ़ने वाले, ऐसे नहीं किसी को शेयर नहीं करना है आपको, जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके साथी संगाती मित्र मित्री जो भी, उनको शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ये देखते सही आंसर क्या है, इसका सही है बी, या सॉरी सी ऑप्शन, यानी कि बोथ। यानी कि ये 1985 में हुआ था और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर का जो संरक्षण था। यहाँ पे था क्या, डिप्लीशन, मतलब कि जो ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हर चीज़ लिख दिया है मैंने, आपको याद कर लीजिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही दमदार, धांसू, जानदार, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद टाइप बोल सकते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं, बस 2 लाइन का, इसमें बस समझ सकते हैं कुछ है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं सोचा चलो इसको भी पढ़ाई दिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आपका पर्यावरण से संबंधित है। पहले हिमालय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? जो पहले हिमालय जो फिल्म महोत्सव होगा वो कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, मतलब लास्ट में आते आते एकदम समझ ले कि जीत आपके हाथ में आ गई, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे करंट अफेयर्स तब ऐसा मैंने कवर कर दिया फ्रेंड्स। जो 6 बजे मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स, एक वीडियो अपलोड होती है 6 बजे सुबह, जिसमें सिर्फ 5 मिनट में एकदम, मतलब समझ लीजिए कि 5 मिनट में कोई 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 10 क्वेश्चन ऐसे जो क्रीम क्वेश्चन होते हैं, जो एकदम छाट के निकाला जाता है, एकदम समझ लीजिए क्या होता है, कैसे बोलूँ इसको, जैसे घी निकाला जाता है दूध से, मतलब काफ़ी प्रोसेस करने के बाद जो मेन उसमें मटेरियल निकलता है वो होता है 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन पर डे। तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं मंथली भी लेके आऊँगा एक कंबाइन करके, पर उसको जरूर देखिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा ऐसे पर डे, और मंथली लाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लूँगा, आपको 100 क्वेश्चन लाऊंगा तो बहुत क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे ना उसमें। तो इसलिए उसको जरूर देखिए आप लोग, सुबह 6 बजे होती है क्लास अपलोड, उसको
उसको देख लीजिएगा। और हर दिन आपको सिर्फ 5 मिनट देना भी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको ले रहा हूँ उसके लिए। तो चलिए सही देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख में होगा हिमालय फिल्म महोत्सव। तो ठीक फ्रेंड्स, हम उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। और देखिए हमारा तिरंगा झंडा कल 15 अगस्त था, तो वही जोश ज़्यादा बनाए रखना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। जितना हो सके उतना करिए, जितना पढ़ाई कर सकते पढ़िए, और शेरशाह मूवी जरूर देखिएगा टाइम मिले तो। अगर नहीं टाइम है आपके पास, परेशान है, नहीं प्रेशर ज़्यादा है तो मत करिएगा। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसका टेलीग्राम से चैनल ज्वाइन करके हमारा इसका PDF ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।